आज हम लोग 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसमें परमाणु एवं अणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु को इंग्लिश में एटम और अणु को इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक, जितना भी दुनिया में सब जो पदार्थ बना हुआ वो उसका सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा से छोटा कण उससे छोटा नहीं हो सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। ठीक, यही बात यहाँ लिखा हुआ है। ठीक। और एक वैज्ञानिक है लावाइजिया एवं जोसेफ एल प्राउस्ट। ठीक ना, इसने रासायनिक संयोजन के 2 नियम दिए। ठीक, और यही परमाणु बहुत सारा परमाणु मिलकर अणु बना लेते हैं। बहुत सारा परमाणु मिलकर अणु बना लेते हैं। ठीक, परमाणु को इंग्लिश में एटम कहते हैं और अणु के इंग्लिश में मॉलिक्यूल कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम। लावाइजिया एवं जोसेफ एल प्राउस्ट के द्वारा रासायनिक संयोजन के 2 नियम दिए गए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम, इसमें कहा जाता है कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक, तो उसमें द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है नहीं विनाश। यानी इस जो है बीकर में जितना द्रव्यमान का कोई पदार्थ लेंगे, वो द्रव्यमान हमेशा इसमें रहेगा। चाहे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करवाए, जिस अमाउंट में कोई चीज़ हम लेते हैं और उसका जो बनता है, तो जितना अमाउंट इधर था उतना ही अमाउंट इधर होगा उस चीज़ का। उसका द्रव्यमान ना बदलता, कभी नहीं बदलता है। और दूसरा प्राउस्ट ये बताते हैं किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। जैसे हम निश्चित द्रव्यमान अनुपात को समझने के लिए एक ले सकते हैं, जैसे H2O। ठीक, इसमें हाइड्रोजन 1 गुने 2 ऑक्सीजन 1 है लेकिन 16, टोटल कितना हुआ 2 + 16 यानी 18 ग्राम। अगर इसका अनुपात देखें तो 2:16, और इसको काटे दूर से तो 1:8। चाहे हम 100 ग्राम पानी ले, H2O ले, चाहे 1000 ग्राम पानी ले, चाहे 10 ग्राम पानी ले, उस सब में जो अनुपात होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8, हाइड्रोजन 1 अनुपात में होगा और ऑक्सीजन 8 अनुपात में होगा। ठीक, इसी तरह अगर अमोनिया चाहे कितना भी ले 10 ग्राम ले, 20 ग्राम ले, 30 ग्राम ले, चाहे 10,000 ग्राम ले, उसमें जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का अनुपात होगा 14:3। ठीक, उसका अनुपात हमेशा एक समान रहता है। 1793 में ये वैज्ञानिक स्कूल में, कॉलेज में गणित, भौतिक, रसायन पढ़ाते 1808 में एक ऐसा दिन आया कि उसने परमाणु का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, जो कि द्रव्य के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। ये जॉन डाल्टन साहब, इनका फोटो है ये। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की नियुक्ति संगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम के युक्ति संगत व्याख्या की। जो डाल्टन व्याख्या की वही बात यहाँ लिखा हुआ। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व हो, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने हुए, जिन्हें परमाणु कहते हैं। यानी सबसे छोटा कण जितना भी कोई द्रव्य हो, चाहे तत्व हो, यौगिक हो, मिश्रण हो, उसका सबसे छोटा कण कौन है? परमाणु, जिसको इंग्लिश में एटम कहते हैं। इंग्लिश में एटम्स। ठीक, परमाणु। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार। सभी द्रव परमाणु से निर्मित होते हैं। तो अभी तक 10 बार बोल दिया कि सभी द्रव परमाणु एटम से निर्मित होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अभी तक बहुत बार बोल चुके हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। मतलब सबसे छोटा कण केमिस्ट्री में सबसे क्या होता है, या कहीं भी कोई सब पदार्थ में सबसे छोटा कण, उससे छोटा उसको नहीं किया जा सकता, वो परमाणु।
रासायनिक अभिक्रिया में हाँ, परमाणु किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होता है और न ही उसका विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक अच्छा, कोई तत्व दिया गया है तो उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म क्या होगा, समान होगा। भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होगा। अगर भिन्न भिन्न तत्व ले ले, जैसे अगर एक H ले ले और Cl ले ले, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान अलग होगा, क्लोरीन का अलग होगा, इसका गुणधर्म अलग होगा, इसका गुणधर्म अलग होगा। वही कह रहा है भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक, हाइड्रोजन अपना गुणधर्म शो करेगा, क्लोरीन अपना गुणधर्म शो करेगा। हाइड्रोजन का भार अलग होगा, क्लोरीन का भार अलग होगा। हाइड्रोजन का भार एक ही रहेगा, क्लोरीन का भाग 35 हो जाएगा, 17 दूनी 35.5 हो जाएगा। ठीक, वही बात यहाँ लिखा हुआ। भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर, अच्छा, भिन्न भिन्न तत्व जैसे अब यही हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर एक यौगिक बना लेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बना लेगा। मतलब भिन्न भिन्न ये दोनों संयोग करके एक नया कंपाउंड बना लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया। ये दोनों जुटा और एक नया कंपाउंड HCl बना लिया। तो वही बात लिख रहा है कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या में, एक छोटी पूर्ण संख्या एक हाइड्रोजन का एक अणु, क्लोरीन का भी एक एटम, दोनों का एक एक एटम, दोनों का एक एक क्या एटम परमाणु मिलकर क्या किया, हाइड्रोजन क्लोराइड एक मॉलिक्यूल बना लिया, चाहे एक यौगिक बना लिया, एक यौगिक का निर्मित कर लिया। तो वही बात लिखा हुआ है इसमें 5 नंबर में। अब आगे देखते हैं, एक हाइड्रोजन का एटम एक क्लोरीन का एटम मिलकर एक क्या बना लिया, एक यौगिक बना लिया, एक यौगिक निर्मित कर लिया, मॉलिक्यूल, एक यौगिक या एक मॉलिक्यूल बना लिया। एक यौगिक मैंने कंपाउंड, सॉरी नॉट मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एक कंपाउंड बना लिया। ठीक, किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एक प्रकार निश्चित होती है। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एक प्रकार निश्चित होते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एक प्रकार, हाँ, जैसे यही एक यौगिक हुआ, HCl एक यौगिक हुआ। ठीक, तो इसमें परमाणु की सापेक्ष संख्या निश्चित है, परमाणु की सापेक्ष संख्या एक प्रकार से निश्चित होते हैं। अब ये तो बहुत बार बोल चुके हैं, परमाणु बहुत छोटे होते हैं, सबसे छोटे परमाणु ही होते हैं, उसको उससे छोटा नहीं किया जा सकता है, जितना हम तुलना भी नहीं कर सकते उतना छोटा होता है। यदि लाख परमाणु को जब एक के ऊपर एक रखा जाए तब जाकर कठिनाई से कागज़ का एक सीट जितना मोटा परत बन पाएगा, लाखों परमाणु रख पाएंगे। परमाणु को त्रिज्या को नैनोमीटर में मापते हैं, 10⁹ यानी 1/, साफ से इसको लिखता हूँ मैं, 1/10⁹, ये है बेसिकली 10⁻⁻9 ऊपर जाएगा तो, यानी 1/10⁻9 यानी 1 पे 10 पे 9 जीरो और डालेंगे तब इतना छोटा ये संख्या होता है, 1 नैनोमीटर। 9 जीरो और 10 पर 9 जीरो डालेंगे तब जाकर हो जाएगा। अब उसको इससे भाग देंगे, एक को उतना भाग में तोड़ेंगे तब जाकर 1 नैनोमीटर बनेगा। ठीक, कुछ परमाणु का आकार दिया गया है। हाइड्रोजन परमाणु का त्रिज्या दिया गया है 10⁻−10, इसको एक बार देख लेना। जल अणु का 10⁻8। ठीक, सेब के परमाणु का 10⁻−1। ठीक, हीमोग्लोबिन के अणु के त्रिज्या 10⁻−8। ठीक, अब सब जितना भी है, जैसे शुरू में हाइड्रोजन को सबका प्रतीक दिया गया, सबका भार और प्रतीक, हाइड्रोजन का प्रतीक ऐसे, कार्बन का प्रतीक ऐसे, ऑक्सीजन का ऐसे, आयरन को ऐसे, सिल्वर को ऐसे, मतलब सबको प्रतीक दिया गया। लेकिन आगे फिर जो वैज्ञानिक लोग आए केमिस्ट्री में, वो प्रतीक मतलब इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकल जो उसका नाम सबसे पहला अक्षर है वो दे दिया, और दूसरा के लिए मतलब छोटा, जैसे हाइड्रोजन के लिए सबसे बड़का H। ठीक, एल्युमिनियम के लिए A, छोटका L। एल्युमिनियम का स्पेलिंग होता है एल्युमिनियम। तो A के लिए बड़का A और L के लिए छोटका L, ना कि बड़का L। ये वाला सही है, ये वाला गलत है। इसी तरह कोबाल्ट में भी का स्पेलिंग होता है COBALT। तो C के लिए बड़का C और O छोटका, ना कि बड़का। तो इस तरह मतलब
प्रतीक सबके कि कोबाल्ट को कैसे पहचानेंगे तो बड़का सी छोटका ओ से, एल्युमिनियम को कैसे पहचानेंगे तो बड़का ए छोटका एल, हाइड्रोजन को कैसे पहचानेंगे तो एच से, ऑक्सीजन को कैसे पहचानेंगे तो ओ से, नाइट्रोजन को कैसे पहचानेंगे एन से, कार्बन को कैसे पहचानेंगे सी से। इस तरह से प्रतीक दिए। ठीक। लेकिन कुछ कुछ प्रतीक उसके नाम जैसे सोडियम है, उस सोडियम इन एसओ से लिखाएगा लेकिन Na दिया गया। ये ऐसा इसलिए दिया गया सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम का लैटिन नाम जो होता है नाइट्रियम और कैलियम, वहाँ से लिया गया है। नाइट्रियम सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम एवं पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम, वहाँ से लिया गया है। नाइट्रियम का पहला Na, कैलियम का पहला K। तो यहाँ ये इसीलिए सोडियम का Na हो जाता है और कहाँ गया, पोटेशियम का K हो जाता है और आयरन का Fe। ये 2-3 नाम है जो अद्वितीय यूनिक नाम है। पोटेशियम का K, या तो लिखा ही हुआ पोटेशियम का K और आयरन का Fe, लोहा का Fe। ये सब लैटिन नाम का फर्स्ट 2 अक्षर है। लैटिन में आयरन को फेरम में पढ़ते हैं तो Fe। उसी तरह सोडियम को लैटिन में नाइट्रियम पढ़ते थे Na, और पोटेशियम को लैटिन में कैलियम पढ़ते थे K। ठीक। कुछ तत्व है उसका प्रतीक यहाँ दिया हुआ है जो कि याद होना चाहिए स्टूडेंट को, जो कि कॉमन है, या मतलब यूज करते करते आ जाएगा। हाँ, एक ये भी लैटिनाइन है स्वर्ण गोल्ड का, ये भी एक बार याद रखना होगा Au। ठीक। फिर एक ये हो गया सीसा Pb, लैटिन नाम है, बाकी सब तो आसान ही है। ठीक। और फिर ये हो गया चांदी Ag। ठीक है। पोटेशियम तो कर ही चुके हैं जिक्र। ठीक। अब कुछ नहीं है, यही 4 नाम है, बाकी बात तो सब आसान ही है। स्वर्ण के लिए Au और चांदी के लिए Ag याद कर लेना है, सीसा के लिए Pb और पोटेशियम के लिए K, बाकी सब तो आसान ही है। और सबसे पहले 1 से लेकर 30 तक परमाणु संख्या याद होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का एक होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये तो कम से कम 30 तक याद होना ही चाहिए। इसमें हम 20 तक यहाँ लिख देते हैं। यहाँ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, एस्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, लोहा, कोबाल्ट, निकिल, तांबा, जस्ता। 30 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो ये 30 तो याद होना चाहिए लाइन से। अब होता क्या है कि ये तो हो गया परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान इसका जो होता है, परमाणु द्रव्यमान जो निकालते हैं, हाइड्रोजन को छोड़कर जितना भी क्रमांक होता है, क्रमांक में अगर सम संख्या हो, जैसे हीलियम हुआ, हीलियम क्या हुआ, हीलियम का क्रमांक हुआ 2, सम संख्या हो गया तो
क्रमांक में दुगुना से कर देते हैं गुना तो वही हो जाता है परमाणु द्रव्यमान। 2 गुने 2 4। अगर जैसे हम लिथियम हुआ, अभी ये हो गया ऑड नंबर 3, ये क्या हो गया 3 क्या हो गया विषम संख्या, इसका क्रमांक परमाणु क्रमांक 3 हो गया। क्या हो गया विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या हो गया। तो इसके क्रमांक में 2 से गुना करके ऐड, जब विषम संख्या होगा, सम संख्या जो 2 से कटे, जो 2 से कटे, 2 से कटे, जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या। 2 गुने 2 प्लस 1 बराबर 4 प्लस 1 बराबर 5। ऐसे 20 क्रमांक तक, 20 क्रमांक तक चलते रहता है। क्रमांक 20 क्रमांक तक इसी फार्मूला से चलते रहता है। 20 क्रमांक तक परमाणु द्रव्यमान इसी फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, बस एक्सेप्शन अपवाद है, याद रखना है। अपवाद के तौर पे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, द्रव्यमान होता है। अब आगे हम लोग देखें तो अब इस तरह आगे देखें तो वही बात है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया गया है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है तो 6 दूनी 12। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 8 होता है तो 8 दूनी 16। जब इसका अनुपात निकालेंगे, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 3:4। इसको और तोड़ेंगे तो 1:1:3:3, इतना छोटा मतलब भाग टुकड़ों में टूटेगा। ठीक, अब आगे देखिए। ठीक, और केमिस्ट्री में जो जैसे हम लोग अगर कोई चीज़ को वजन करते हैं तो मार्केट में जाता है तो किलोग्रामों में होता है, लेकिन रसायन में किसी चीज़ को IUPAC जो एक संस्था है जो कि मान्यता देता है रसायन में किसी को नापने के लिए, जिसे यू के द्वारा निर्दिष्ट करते, यू के द्वारा सूचित करते, जिसे यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते, यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाई के इकाई। ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास शुरू में अगर किलो बटखारा नहीं होता, जैसे अभी तुम किलो पे माप लेते हैं, तो हम एक तरबूज है, ठीक, तरबूज को 12 भाग में हिस्सा में बेचे, 12 भाग हिस्सा में काटे और एक हिस्सा वजन करने के लिए फल माप रहे हैं, सेब केला कुछ भी संतरा, एक हिस्सा ही उस समय इस टाइप से अगर मापा जाता। उसी तरह जितना भी केमिस्ट्री में है यूनिट मापने के लिए कार्बन 12 का उपयोग किया गया था। कार्बन का 1/12 में भाग, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12, तो उसका 1/12 कितना हो जाएगा 1 यूनिट द्रव्यमान हो जाएगा। एक परमाणु का द्रव्यमान 1/12 करेंगे, कार्बन का भार कितना होता है 12, तो 12 को जब 1/12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसलिए एक परमाणु द्रव्यमान जो होता है 1/12 में भाग कार्बन के रूप में होता है। ठीक, वही बात लिखा हुआ है, वही बात तरबूज के एग्जाम्पल से समझाया गया। अगर किलो वजन करने के लिए नहीं होता तो हम मान के चले कि बटखारा के रूप में अगर तरबूज का भार 12 यूनिट में 12 इकाई है, उस समय किलो नहीं है 12 इकाई है, 12 इकाई तो 12 बराबर भाग में बांट दिए। अब जितना फल बेचेंगे एक तरबूज के 1 इकाई भाग के द्वारा फल बेचेंगे, सेब केला अंगूर संतरा वजन कर करके। वही बात दिखाया गया कि मिनिमम अगर 12 इकाई है तो इसका एक भाग क्या होगा, 12 भाग कर देंगे 1 इकाई हो जाएगा। ठीक, वही बात है। वही परमाणु के कुछ तत्व के परमाणु के द्रव्यमान, तत्व और परमाणु के द्रव्यमान यहाँ सामने दिया गया है। ठीक, एक हाइड्रोजन अपवाद है, जब सम संख्या होगा तो 2, ऊपर भी बता चुके हैं, जब विषम संख्या होगा तो विषम गुने 2 + 1। सोडियम जैसे 11 होता है, 11 होता है तो इसका कैसे निकाला गया है 11 गुने 2 + 1। ठीक, कार्बन 6 होता है ना, 6 गुने 2 बराबर 12। नाइट्रोजन 7 होता है ना, 7 गुने 2 बराबर 14। ऑक्सीजन 8 होता है ना, तो 8 गुने 2 बराबर 16। मैग्नीशियम 12 होता है ना, तो 12 गुने 2 बराबर 24। सल्फर 16 होता है ना, 16 गुने 2 बराबर 32। क्लोरीन 17 होता है ना, 17 गुने 2 + 1 करीब करीब वही 35.5। कैल्शियम 20 गुने 2 40। ठीक, अब अणु हम लोग देखें, बहुत सारा परमाणु मिलकर क्या बना देता है अणु। बस 2-4 परमाणु मिलेगा तो क्या बना देगा अणु। जे देखिए जैसे ऑक्सीजन का 2 मिला, 2 ऑक्सीजन मिलके ऑक्सीजन का एक द्वीप परमाणु बना दिया, अणु बना दिया।
ठीक। उसी तरह हाइड्रोजन का 2 अणु मिला, तो हाइड्रोजन भी क्या है, द्विक परमाणु, हाइड्रोजन में भी 2 परमाणु H2। ठीक। जितना भी अधातु होता है मैक्सिमम क्या है, द्विक परमाणु है। और आर्गन 1 परमाणु, आर्गन में अकेले 1 परमाणु होता है Ar, इसमें 2 नहीं लगाएंगे। हीलियम अकेले He होता है। ठीक। सल्फर में तो बहुत होता है। सोडियम, अब ये सब धातु है, सोडियम अकेले पाया जाता है, यानी आयरन भी 1 परमाणु है। ठीक। एल्युमिनियम भी 1 परमाणु है। कॉपर भी 1 परमाणु, मतलब 1 परमाणु कॉपर का इसमें। लेकिन फास्फोरस का इसमें 4p4 4 गो है, तो चतुर परमाणु। क्लोरीन का 2 गो है, तो द्विप परमाणु। नाइट्रोजन भी इसमें 2 गो है, तो द्विप परमाणु। हाइड्रोजन भी इसमें 2 गो है, तो द्विप परमाणु। ऑक्सीजन भी 2 गो है, तो द्विप परमाणु। ठीक। अणु वही है, एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु के सहयोग से अणु बनता है। ये डिफिनेशन है, जो कि पता होना चाहिए, या तो याद होना चाहिए, या तो याद कर ले। एक ही तत्व के परमाणु, मतलब एक ही तत्व के परमाणु बार बार मिलकर। अधिकांश अधातु में ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणु से बनता है, इसीलिए इसे द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। यहाँ एक्सप्लेन हो चुका है पहले ही। अगर ऑक्सीजन का 3 परमाणु होगा तो उसे ओजोन कहेंगे, O3 के नाम से जानेंगे, ये भी याद रखना है। यौगिक के अणु, जल जैसे H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना H2O। ठीक। और हाइड्रोजन का भार यहाँ 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का अनुपात लेंगे तो 16, 2:16। इसको और छोटा करेंगे तो 1:8, ये द्रव्यमान अनुपात दिया गया है। अमोनिया का NH3, यह नाइट्रोजन का 7×2 14 अनुपात हाइड्रोजन का 1:3, यानी 14:3, यही दिया गया है। और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का, कार्बन का 6×2 अनुपात ऑक्सीजन का, कार्बन एक ही ना है तो 6×1, और ऑक्सीजन, वो इसको मिटाने दो। कार्बन का भार, यहाँ नाइट्रोजन का भार 14 होता है, 14, नाइट्रोजन 1 है। ठीक। कार्बन का भार 12 होता है, 12, एक कार्बन है तो 1। ऑक्सीजन का भार 16 होता है, 16×2, तो 12:32। इसको काटेंगे 4 मरतबे में, 4×3 12, 4×8 32, 3:8, वही दिया हुआ है। ठीक। सरलतम अनुपात कैसे निकाला जाए। हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात 1, ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 8, परमाणु द्रव्यमान 1, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। द्रव्यमान अनुपात को जब परमाणु द्रव्यमान से भाग देते हैं, ठीक, तो द्रव्यमान अनुपात 1, परमाणु द्रव्यमान 1, 1/1। यहाँ द्रव्यमान अनुपात परमाणु द्रव्यमान 8/16, 1/2, 1। जब 1 में 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 1/2 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो सरलतम अनुपात, ये इसका 2 और इसका 1। इसीलिए जब H2O जल बनता है तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 रहता है। आयन क्या होता है। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कण से बने होते हैं, इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कण होते हैं, इन आवेशित कण को आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु तथा अथवा परमाणुओं का एक समूह है जिस पर नेट आवेश विद्यमान रहते हैं। अच्छा, किसी पे जैसे ऋण आवेश रहेगा तो ऋण आयन, ठीक, किसी पे धन आवेश रहेगा, ठीक, तो धन आयन, ठीक। किसी पे जोड़ कर जैसे कुछ आवेश रहेगा, बहुत सारा आयन पे जोड़ कर नेट SO4 जोड़कर -2 लिखा जाए, चाहे 2- लिखा रहे, तो ये हो जाएगा बहुपरमाणु का आयन, बहुपरमाणुक आयन, बहुपरमाणु। ऋण आवेश रहे तो ऋण आयन, धन आवेश रहे तो धन आयन, ठीक। और बहुत सारे परमाणु पे एक साथ रहे आयन रहे, 2 3 4 मतलब 4 1 5 परमाणु पे एक साथ आयन है तो बहुपरमाणुक आयन, वही बात लिखा गया है। ऋण आयन को इंग्लिश में एनायन कहते हैं, धन आयन को इंग्लिश में कटायन कहते हैं, ठीक। और उसी तरह ये भी कैल्शियम ऑक्साइड का द्रव्यमान अनुपात निकाला गया है, ठीक। कैल्शियम का द्रव्यमान 40 होता है, 20 × 40, ऑक्सीजन का 16, 8 से भाग लगाया तो 5:2। मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 होता है, ऑक्सीजन का, इसमें 2 मैग्नीशियम सल्फाइड, सल्फर का 32, 16×2 32 होता है, तो 24:32। इसको भी 8 से काटेंगे तो 8×3 24, 8×4 32। उसी तरह सोडियम का एवं क्लोरीन, सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो दोनों का अनुपात 23:35.5।
और आगे देखें तो हम ये सब कुछ परमाणु, हाँ, कुछ कटायन कुछ अनायन का जिस पे जो चार्ज होता है जो कि पता होना चाहिए, जैसे सोडियम पे +1, पोटेशियम पे +1, सिल्वर पे +1, कॉपर पे +1, ठीक, मैग्नीशियम पे +2, ये +2 वाला हो गया। मैग्नीशियम कहाँ तक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, Fe, और ये +3 वाला हो गया अल्मुनियम और Fe3, ये तीनों पता होना चाहिए, ठीक। हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, पता होना चाहिए, ठीक। और कॉपर पे भी Fe, कॉपर, जिंक, कैल्शियम, ये सब पे +2 चार्ज होता है। अल्मुनियम फेरस पे +3 भी होता है, लोहा पे +2 चार्ज भी होता है, +3 चार्ज भी होता है, ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। इस सब पे -1 चार्ज होता है, पता होना चाहिए। ऑक्सीजन और सल्फर पे, ऑक्सीजन और सल्फाइड पे -2 चार्ज होता है, नाइट्राइट पे -3 चार्ज होता है, और ये बहुपरमाणु का आयन है, ठीक। एक परमाणु वाला था, ये बहुपरमाणु, इसमें बहुत सारे परमाणु, एक नाइट्रोजन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु पे मिलाकर +1 चार्ज होता है। एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन परमाणु मिलाकर -1 चार्ज होता है। एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन परमाणु मिलाकर -1 चार्ज होता है। एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, चारों मिलाकर -1 चार्ज होता है। तो ये सब बेसिक बात है जो कि पता होना चाहिए। जैसे ये बार बार पता हो, सल्फेट का ऑल ओवर -2 चार्ज होता है, फॉस्फेट पे ऑल ओवर -3 चार्ज होता है, ठीक। सल्फाइड पे ऑल ओवर -2 चार्ज होता है, ठीक। कार्बोनेट पे ऑल ओवर पूरा मिलाकर -2 चार्ज होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट पे पूरा मिलाकर -1 चार्ज होता है, -1 चार्ज या -1, दो माइनस यानी 2 माइनस चार्ज है, ठीक। अब यही है। अब यौगिक सूत्र कैसे लिखते हुआ, ये अब ये सीखना है। अब यौगिक सूत्र वो लिखते हैं ऐसे है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है तो +1, हाइड्रोजन पे +1। क्लोरीन पे कितना चार्ज है, क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है -1, यही प्लस कितना 1 चार्ज -1 चार्ज। अब ये वाला 1 इधर चला गया, ये वाला 1 तिराकोनी गुना करेंगे तो हाइड्रोजन 1, क्लोरीन भी 1 हो गया। इसी तरह हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है 1 चार्ज, 1, और सल्फर पे -2, सल्फर पे -2 ले लिए। यहाँ पे देखे थे ना सल्फर पे कितना चार्ज था, सल्फर पे, सल्फाइड या सल्फर पे -2, सल्फाइड पे। अब ये तिराकोनी गुना करेंगे, अब इसके सामने ये लिखे 2, अब इसके सामने 1, अब ये अब इस तिराकोनी गुना, सल्फाइड कितना ज़रूरत है 1, ये हाइड्रोजन ये, ठीक, हाइड्रोजन यही 1 2 यहाँ लिखा गया और तिराकोनी गुना यहाँ लिख कर, अब जितना ये है ये इससे गुना हो जाएगा और ये वाला इसके पास चला जाएगा, यानी हाइड्रोजन कितना 2 गो और सल्फर 1 गो। और इसी तरह देखिए कार्बन पे +4 चार्ज और क्लोरीन पे -1 चार्ज, तो ये इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा 4, यानी कार्बन कितना, कार्बन 1 और क्लोरीन 4। इसी तरह इसमें देखें अल्मुनियम पे +3 चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो ये वाला -2 इससे गुना हो जाएगा, ये वाला +3 इससे गुना हो जाएगा, यानी अल्मुनियम 2 ले हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया। इस तरह हम क्या करते हैं, इस तरह सूत्र लिखते हैं, यौगिक का सूत्र लिखते हैं, ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम पे +2 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, तो ऑक्सीजन के साथ 2 और कैल्शियम के साथ 2, कैल्शियम 2 ऑक्सीजन, इसको दोनों को हटा देंगे तो इसको CaO के रूप में भी लिख देंगे। अब बहुपरमाणु कब देखते हैं, जैसे NO3 पे पूरा मिलाकर -1 चार्ज, सोडियम पे भी +1 चार्ज, तो ये वाला +1 इसमें चला जाएगा, ये वाला -1 इससे, तो यानी Na को NO3 भी एगो। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का देखिए, कैल्शियम पे कितना +2 चार्ज होता है, ठीक, मतलब 2+ चार्ज होता है, और हाइड्रोक्साइड पे देखें तो -1, तो इसमें 2 से गुना हो जाएगा, इसमें 1 से गुना हो जाएगा, फार्मूला बन गया। हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कितना, कैल्शियम में 2 से गुना किए तो कैल्शियम में 1 से 1 चार्ज है, तिराकोनी गुण होगा, कैल्शियम 1, हाइड्रोक्साइड का 2 आयन, OH का पूरा मिलाकर 2 आयन। लेकिन ध्यान देने वाला बात यहाँ पे ये है, ऑक्सीजन भी 2 हाइड्रोजन भी 2 है ना, कि ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 2, ये गलत हो जाएगा, सही ये है लिखने का तरीका, यही बात यहाँ लिखा हुआ। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट में हम देखें तो सोडियम पे +1 चार्ज, कार्बोनेट पे पूरा मिलाकर 2 माइनस चार्ज, तो इसको तिराकोनी गुना करेंगे तो सोडियम को हमको 2 गो आयन लेना होगा, कार्बोनेट का हमारे पास 3 गो कार्बोनेट 1 ही लेना होगा, कार्बोनेट 1 ही लेना होगा, ठीक। और इसी तरह अमोनियम सल्फेट के देखें तो अमोनियम का हमारा, अमोनियम पे ऑल ओवर +1 चार्ज, सल्फेट पे 2 माइनस चार्ज, लेकिन इसके विपरीत अमोनियम पे हमको तिराकोनी गुना करेंगे तो अमोनियम का 1 हमको लेना होगा, अमोनियम 2 गो, ये यहाँ 2 गो, हाँ अमोनियम 2 गो लेना होगा, सल्फेट 1 लेना होगा,
ठीक। अब सल्फेट पे कैसे आया -2 चार्ज, वो वैसे सल्फर पे, ठीक है। अब इसी तरह अब आगे हम देखें आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान सभी संगठन परमाणु द्रव्यमान को जोड़ देंगे तो आणविक द्रव्यमान हो जाएगा इकाई में। जैसे देखिए हम HNO3, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 बता चुके ऊपर ही। तो ये सबको 1 यूनिट, ये 14 यूनिट, इसमें ऑक्सीजन क्या होगा 3 को, 3 × 16 सबको जोड़ दिए तो 63 आ गया। 1 + 14 + 48 सबको जोड़े तो क्या आ जाएगा 63, ठीक। इसी तरह सूत्र इकाई द्रव्यमान में भी वही है। सब सूत्र में जितना कैल्शियम क्या होगा 1 × 40, क्लोरीन क्या होगा 2 × 35.5, 40 + 71 जोड़ दिए 111 यूनिट। ये दिया हुआ सबका द्रव्यमान और ये निकालना है सूत्र, द्रव्यमान निकालिए, अपने से प्रयास कीजिए। इसे एक हम बता देते हैं K2CO3, K2 क्या है 2 गो, तो 2 × 39। कार्बन क्या है कार्बन एगो है इसमें, तो 1 गुने कार्बन का भार कितना है 12 दिया हुआ है। ऑक्सीजन क्या है 16, 3 गो है, लेकिन इसका भार कितना है 16, 16 × 48, 12 और 2 × 18, 2 × 6 78, 78 12 80 10 90 9 4 13 138, 78 2 80 10 90 138, ठीक। तो इसका क्या हो गया K2CO3 का भार निकल गया 138 यूनिट, ठीक है। अब इसी तरह जो जो पढ़े हैं उसको एक बार आपने क्या सीखा, इसमें जो हेडलाइट है कर दिया गया है, एक बार देख ले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।